बीजेपी जेडीयू गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के मुताबिक नरेंद्र मोदी के नाम पर जेडीयू एनडीए में शामिल नहीं होगी। जेडीयू ने ऐलान किया कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन लगभग टूट चुका है। नरेंद्र सिंह ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने एक ऐसे शख्स की अगुवाई में चुनाव लड़ने का फैसला किया जिस पर गुजरात में 2002 में हुए दंगों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। इधर जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के मुताबिक अगले 2-3 दिन में पार्टी बीजेपी से गठबंधन जारी रखने को लेकर बैठक बुलाएगी। हालांकि शरद यादव ने यह भी कहा कि इस मामले में सभी को बयान देने की जरूरत नहीं है। शरद ने कहा कि आडवाणी के कमजोर होने से एनडीए भी कमजोर हुआ है और इस बीच जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने मोदी पर हमला बोला कि वो सरदार पटेल का अपमान न करें। जेडीयू के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने कहा कि वो जेडीयू के दबाव में नहीं आएगी। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर के मुताबिक मोदी के नाम पर कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर गठबंधन टूटा तो बिहार में बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे विवाद पर फिलहाल चुप्पी साध ली है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी फिलहाल कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के प्रवक्ता को अधिकृत कर दिया है। इस बीच समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव से फोन पर बात की है। पीटीआई के मुताबिक आडवाणी ने फोन पर कहा कि एनडीए को एक रहना चाहिए और लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ना चाहिए। बदले राजनीतिक हालात में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को साथ जोड़ा जाए। इसके साथ ही वो निर्दलीय विधायकों से भी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने दिल्ली में नवीन पटनायक की रैली में अपना दूत भी भेजा। तो वहीं पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने बीजेपी के साथ रहने का ऐलान किया है। बीजेडी ने ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर दिल्ली में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। इस दौरान ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो राज्य के साथ भेदभाव कर रही है। उन्होंने कहा कि ओडिशा विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए जरूरी सभी मापदंड पूरे करता है, लिहाजा उनकी ये मांग आगे भी जारी रहेगी। उधर उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर कामकाज संभालने नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह लखनऊ दौरे पर हैं। चुनावी बिगुल फूंकते हुए अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत की बुनियादी यूपी की जीत से ही रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में ही लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें ही हाथ आई थी। उधर कांग्रेस ने अमित शाह पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी के मुताबिक अमित शाह अपने साथ उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता लेकर आ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता अग्रवाल के मुताबिक अमित शाह कौन है ये उत्तर प्रदेश में किसी को पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश कभी बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करता है। देश की 2/3 जनता को सस्ते अनाज की गारंटी देने वाले खाद्य सुरक्षा बिल को अध्यादेश के जरिए लागू करने पर कैबिनेट फैसला करेगी। प्रस्ताव के मुताबिक हर परिवार को मिलने वाले 25 किलो प्रति महीने अनाज को बढ़ाकर 35 किलो किया जाना चाहिए। टैक्स भरने वालों के अलावा सभी नागरिकों को योजना का फायदा मिलना चाहिए। दिल्ली में 1984 के दंगों में मारे गए सिखों की याद में गुरुद्वारा रकाबगंज में सिख स्मारक की नींव रखी गई। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने यह नींव रखी। इस स्मारक को गैर कानूनी बताते हुए एनडीएमसी इस मामले को कोर्ट ले जा चुका है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान डीजीएमसी ने कहा कि स्मारक किस तरह बनाया जाएगा उसके पास इसकी कोई योजना नहीं है। अगली सुनवाई अब 17 जुलाई को होगी। अन्ना हजारे ने राजनीतिक दलों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे अन्ना ने संतों का आशीर्वाद लिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि तमाम आंदोलनकारी चुनावों में राजनीतिक दलों को धूल चटाने का राजनीतिक पार्टियों के हाथों में सुरक्षित नहीं है। अपराध की खबरों में अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामले में उनकी मां राबिया खान ने IBN 7 से बात करते हुए आरोप लगाया कि सूरज की बेवफाई और उसकी टॉर्चर ने ही जिया को खुदकुशी तक पहुंचा दिया। जिया की मां के मुताबिक सूरज ने जिया खान को शादी का झांसा देकर उसका इस्तेमाल किया। सूरज इस वक्त पुलिस हिरासत में है जबकि उसके पिता आदित्य पंचोली की पुलिस तलाश कर रही है। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में चलती कार से 7 साल की बच्ची को फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची के पिता ने ही इस दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया और इस घटना में बच्ची को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने बच्ची के पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया तो उधर आरोपी पिता पुलिस की गिरफ्त से फरार है। हरियाणा के सोनीपत में कुछ अज्ञात हमलावरों ने एक नवविवाहित महिला को घर में घुसकर गोली मार दी। ये महिला 4 दिन पहले अपने मायके आई थी। उसकी मां का दावा है कि उसने हमलावरों को पहचान लिया है, लेकिन फिलहाल हमलावर फरार है।
जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जान की बाजी लगाने वाले राज्य पुलिस के जवानों को बुधवार को सम्मानित किया गया। 114 पुलिसकर्मियों को यह सम्मान दिया गया। इनमें जवान और अफसर दोनों शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद अपने हाथों पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। इशरत जहां फेक एनकाउंटर मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने सभी दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। गुजरात एसआईटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला दिया। आपको बता दें कि 15 जून 2004 को गुजरात पुलिस द्वारा इशरत जहां का एनकाउंटर कर दिया गया था और इस मामले को लेकर इशरत जहां के परिवार वाले शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे चौधरी वशीर ने आगरा के थाना हरिपर्वत में समर्पण कर दिया। 2 दिन पहले पूर्व मंत्री की पत्नी नगमा ने थाना मंटोला में दहेज मांगने, मारपीट और अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। बुधवार देर शाम पूर्व मंत्री चौधरी वशीर गिरफ्तारी देने के लिए खुद ही थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। चौधरी वशीर का कहना है कि उन्हें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। कुछ और राष्ट्रीय खबरों में वरुण गांधी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में पीलीभीत जिला अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया। IBN 7 ने आपको दिखाया था कि कैसे अफसरों की मिलीभगत से वरुण गांधी के खिलाफ ये केस कमजोर हुआ था और वो निचली अदालत से बरी हो गए थे। मामले की अगली सुनवाई अब 15 जुलाई को होगी। सीआरपीएफ के पूर्व डीजी विजय कुमार को देश भर में अर्धसैनिक बलों के नक्सल विरोधी अभियान की कमान सौंप दी गई है। पिछले महीने सुकमा में कांग्रेस नेताओं पर नक्सली हमले के बाद केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। विजय कुमार ने चंदन तस्कर वीरप्पन को मार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। स्पॉट फिक्सिंग में जमानत मिलने के बाद सुशांत ने किसी भी तरह की गलती करने से इनकार कर दिया। जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंचे सुशांत ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की और उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। सुशांत के मुताबिक जांच के बाद सच्चाई जल्दी ही दुनिया के सामने आ जाएगी। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में अचानक आई बाढ़ की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त ये लोग नदी के पास से पत्थर निकालने का काम कर रहे थे। उधर हैदराबाद में तेलंगाना समर्थक छात्रों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पथराव किया। इस उग्र प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी पहले ही शुक्रवार को विशाल रैली का ऐलान कर चुकी है। उत्तर भारतीयों की पिटाई के मामले में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट बांद्रा कोर्ट ने रद्द कर दिया। 2008 में रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए मुंबई आए उत्तर भारतीय छात्रों से मारपीट के मामले में राज ठाकरे बुधवार को बांद्रा कोर्ट में पेश हुए। सैफ अली खान के विज्ञापन की शूटिंग के लिए आए हेलीकॉप्टर को जयपुर की एक अदालत ने ₹1.25 करोड़ की जमानत पर छोड़ दिया। आपको यहां बता दें कि एड फिल्म की शूटिंग के लिए एक निजी कंपनी ने जयपुर के एक होटल में बिना इजाजत हेलीकॉप्टर उतार दिया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अफसरों की लापरवाही की वजह से छात्रों में बांटे जाने वाले लैपटॉप बरसात में बर्बाद हो गए। दरअसल ये लखीमपुर के गोला गोकरणनाथ में बांटे जाने थे, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस योजना को अंजाम तक पहुंचाते ये बारिश में भीग गए। मामला सामने आने के बाद प्रशासन चुप है और कड़ी सुरक्षा में लैपटॉप सुखाने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में महामंडल की तरफ से किसानों को दिए गए बीज में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। किसानों का आरोप है कि इन बीजों में कीड़े लगे हुए हैं। महाबीज महामंडल के अधिकारी पहले तो इससे इनकार करते रहे कि ये बीज उनके नहीं हैं। हालांकि IBN 7 की दखल के बाद उन्होंने अपनी गलती कबूल ली। किसान अब सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हिसार में नवीन जिंदल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी कार्यकर्ता कोयला घोटाले के मामले में जिंदल के घर प्रदर्शन करने पहुंचे थे और इसी दौरान कुछ लोगों ने जिंदल के घर की चारदीवारी पर कालिख लगाने की कोशिश की। इसी के बाद पुलिस ने लाठियां बाजी। मुंबई के माहिम में इमारत गिरने के बाद भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया है। शहर में अभी भी 10 इमारतें ऐसी हैं जो जर्जर हालत में हैं और कभी भी गिर सकती हैं। काशीनाथ नाम की इमारत तो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। हालत यह है कि बीएमसी ने ऐसी इमारतों को एक नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार में कैबिनेट सचिव रह चुके शशांक शेखर का कैंसर से निधन हो गया। दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पायलट से कैबिनेट सचिव तक का सफर तय करने वाले शशांक शेखर मायावती के सबसे चहेते अफसर माने जाते थे। आईएएस या पीसीएस अफसर न होने के बावजूद मायावती ने उन्हें कैबिनेट सचिव का पद दिया था। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश चंबा और मंडी में होगी। आपको यहां बता दें कि मानसून से पहले ही हिमाचल के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इन दिनों फूड फेस्टिवल में अफगानी खाने को काफी ज्यादा उसकी मांग है। अफगानिस्तान के अलावा और 4 देशों ने इस फूड फेस्टिवल में अपने स्टॉल्स लगाए हैं।
पर्यटन विभाग के मुताबिक इस मेले से भारत और दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देश में किसानों की समस्या को लेकर उत्तर प्रदेश के शामली में किसान जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी और कांग्रेस नेता हरीश रावत एक साथ मंच पर नजर आए। सम्मेलन में किसानों के हित की बात कही गई तो वहीं राजनीतिक भड़ास भी निकाली गई। गडकरी ने कहा कि आज देश बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य लगातार कम होता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में तुर्की के प्रधानमंत्री की चेतावनी को दरकिनार करते हुए इस्तांबुल के तकसीम चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच फिर भीषण झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और पानी की तेज बौछारें छोड़ी गई। पिछले 2 हफ्ते में पीएम के इस्तीफे की मांग पर यहां प्रदर्शन चल रहा है। अमेरिका में नागरिकों के फोन रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने कांग्रेस में अपना पक्ष रखा। एजेंसी के मुताबिक फोन डेटा रिकॉर्ड इकट्ठा करने का मकसद नागरिकों को 100% सुरक्षा मुहैया कराना है। उधर अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन ने सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर यह कार्यक्रम रोकने की मांग की है। ग्रीस में सरकार ने खर्च में कटौती के लिए सरकारी टीवी चैनलों और रेडियो को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। इसके साथ ही 2500 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ देश के 2 बड़े मजदूर संगठनों ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड के लिए विपक्षी लिबरल पार्टी के नेता मार्लबोरो ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। पैसे जुटाने के लिए आयोजित लिबरल पार्टी के एक आयोजन में पकवानों का नाम जूलिया के शरीर के अंगों पर रखा गया था। इस अपमान के फौरन बाद अब जूलिया ने क्वींसलैंड से मार्लबोरो की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच अमेरिका ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। 94 बरस के मंडेला को फेफड़ों में संक्रमण की वजह से 8 जून को प्रिटोरिया के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ऑस्ट्रेलिया में फिर एक भारतीय नस्लभेदी हमले का शिकार हुआ। पिछले शुक्रवार को मेलबर्न के पास भारतीय रेस्तरां मालिक 22 बरस के हिमांशु गोयल के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। हिमांशु के मुताबिक हमलावर ऑस्ट्रेलियाई मूल के थे। दुनिया के सबसे उम्रदराज शख्स जेरोमाइन किमरा का 116 साल की उम्र में निधन हो गया। पश्चिमी जापान के क्योटो में रहने वाले किमरा को पिछले महीने निमोनिया होने के बाद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से तकरीबन 200 एकड़ का इलाका आग की चपेट में आ गया है। प्रशासन ने आसपास के इलाके से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कारोबार की खबरों में रेलवे टिकट खरीदने के लिए अब आपको न घंटों लाइन में लगना पड़ेगा और न ही रेलवे की वेबसाइट खुलने का इंतजार करना होगा। रेलवे जुलाई से एसएमएस के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। रेल मंत्रालय ने मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल के तहत यह कदम उठाया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक एसएमएस के जरिए टिकट बुक करने पर प्रिंट की जरूरत भी नहीं होगी। और अब खेल की खबरों में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर पर पाबंदी लगा सकता है। वार्नर पर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एक बार में इंग्लैंड के खिलाड़ी से मारपीट का आरोप लगा है। डेविड वार्नर को चैंपियंस ट्रॉफी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से भी बाहर बिठा दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ हार के लिए वेस्टइंडीज के कप्तान वेन ब्रावो ने बल्लेबाजों को दोषी ठहराया। ब्रावो ने कहा कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ खराब शॉट खेले। ब्रावो के मुताबिक अगर उनकी टीम 25 रन और बना लेती तो मैच के नतीजे पर इसका असर पड़ सकता था। इंग्लैंड के बल्लेबाज जोस बटलर ने कहा कि वो श्रीलंकाई गेंदबाज लसिथ मलिंगा के खिलाफ खतरे के बावजूद स्कूप शॉट खेलेंगे। श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने ने बटलर को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर वो मलिंगा के खिलाफ स्कूप शॉट खेलेंगे तो दर्द के लिए तैयार रहें। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के सिलेक्टर जॉन एनवेरिटी ने रिकी पॉन्टिंग और साइमन कैटिच की टीम में वापसी से इनकार किया। जॉन के मुताबिक मौजूदा कप्तान माइकल क्लार्क के शीर्ष तक फिट होने की पूरी उम्मीद है और संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं है। टीम इंडिया के कोच डंकन फ्लेचर अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। फ्लेचर टीम इंडिया के अगले मुकाबले से ठीक पहले इंग्लैंड लौटेंगे। भारत का अगला मुकाबला शनिवार को बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ है।